हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। अकाउंटेंसी के अंदर हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आप अपने बिजनेस में कौन सा लगाओगे या बिजनेस को कौन सा लगाना चाहिए जिससे उसका फायदा होगा, आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एक अकाउंटेंट के आगे हमेशा से एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रहती है यहां पर कि वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करे या एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करे। ये आप डिसीजन लेना, आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये कौन सा अच्छा है। पहले समझ लेते हैं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। एक्चुअल में ये आपका चैप्टर नंबर 4 है टीएस गरेवाल के अकॉर्डिंग, और आज ये चैप्टर वन शॉट में खत्म हो जाएगा। और आज आपको यह भी ज्ञान मिलेगा कि आप अगर एक बिजनेसमैन होते या होगे आगे जाकर, बट श्योर, और अगर एक बिजनेसमैन होगे तो आप कौन सा मेथड अपने बिजनेस में लगाने वाले हो, तो ये आपकी आंखें खोल देगा। ठीक है जी। तो कैश बेसिस वर्सेस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके जानते हैं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या करता है। देखो, कोई भी बिजनेस के अंदर जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना हमारा धर्म है। अब उसको रिकॉर्ड करने के दो आधार होते हैं। पहला आधार होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या करता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम in which transactions are recorded when cash is transacted। देखो, जैसा नाम वैसा काम। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या करता है कि जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे, जब पैसा जाएगा तब रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगा। चाहे वो पैसा इस फाइनेंशियल ईयर का हो, चाहे वो अगले फाइनेंशियल ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का हो, आपको यहीं पर ही रिकॉर्ड करना है। उस दिन रिकॉर्ड होगा जिस दिन आपको मिला या आपने दिया, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से साल का था। ठीक है जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने उधार पे माल बेचा, रिकॉर्ड ही नहीं होगा। हाँ, जिसको उधार पे माल बेचा, अगर वो 2 महीने बाद मुझे पैसे देने आता है तब रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैश या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को एंटरटेन करता है। उधार वाली ट्रांजैक्शन, प्रीपेड, एक्रूअल, आउटस्टैंडिंग, ये सारी ट्रांजैक्शन को ये रिकॉर्ड मतलब एडजस्ट नहीं करता। ये क्या करता है? एडजस्ट नहीं करता। बात समझ में आ गई? एक ऐसा उधार जो आपको अभी पे करना है, एक ऐसा उधार जो आपको अभी पे करना है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। आप जब पे करोगे तब रिकॉर्ड होगा। तो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। बाकी आप समझदार हो, आप एंड डिसीजन आपका होगा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच transactions are recorded when cash is transacted, whether received or paid. It means revenue is recognized on the receipt of cash। यानी आप ये मानोगे कि जब आपको पैसा मिला तब आपकी कमाई हुई, तब नहीं जब आपने माल बेचा। माल बेचा 1 अप्रैल को और पैसे मिले 20 अप्रैल को, तो आप 20 अप्रैल को मानोगे कि मुझे कमाई हुई है, 1 अप्रैल को नहीं मानोगे, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। भाई देखो ना, अगर हम उधार वाली ट्रांजैक्शन लिख ही नहीं रहे तो मुझे याद कैसा रहेगा मुझे किस किस से पैसा लेना है और किस किस को पैसा देना है? क्लियर पिक्चर नहीं आ रही, क्लियर प्रॉफिट नहीं आ रहा। समझ रहे हो? लाइकवाइज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज इनकर्ड व्हेन दे हैव बीन पेड। ठीक है जी। यानी ये जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, अभी हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स को, इनको कंसिडर नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर आपको समझ नहीं है तो एक शब्द में आपको समझा सकता हूं। जब पैसा आएगा लिख लो, जब पैसा जाएगा लिख लो, खत्म। चाहे वो पैसा किसी भी साल से रिलेटेड हो, चाहे वो पैसा किसी भी टाइम से रिलेटेड हो, आपको लेना देना नहीं है। आपने जब रिसीव किया तब प्लस करोगे, जब पे किया तब आप माइनस करोगे। ठीक है जी। ये उधार वाली ट्रांजैक्शन या एक्रूअल बेस ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता। अब एक्रूअल बेस ट्रांजैक्शंस पढ़ने के लिए आपको ये 4 टर्म्स पढ़नी पड़ेगी, जो कि हमने बेसिक टर्म्स में भी पढ़ी थी। पहला आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जिसकी डेट निकल चुकी है और अभी तक आपने पे नहीं किया। एक ऐसा खर्चा जिसकी डेट निकल चुकी है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया, तो ये वाली ट्रांजैक्शन कभी भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में फॉलो नहीं की जाती। जैसे मेरे पास 10 एम्प्लॉइज है, उनकी मार्च की सैलरी मैंने अभी नहीं दी, फरवरी की सैलरी नहीं दी, और आज अप्रैल आ गया है, मई आ गया है, अप्रैल आ गया है, तो 2 महीने की पिछले साल की सैलरी अभी भी बकाया चल रही है। तो बकाया चल रही है तो मैंने लिखा ही नहीं, इसको लिखना ही नहीं है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है इसको मत लिखो।
आप तब लिखना जब आप उनको दोगे, विच इज अ वेरी बैड थिंग, विच इज अ वेरी फॉल्स थिंग, क्योंकि आप अपने अकाउंट्स को देखकर कभी भी नहीं बता पाओगे कि मेरे ऊपर इतना उधार, इतना कर्जा चल रहा है। बात समझ आ गई? तो दोज एक्सपेंसेस विच हैव बिकम ड्यू मतलब पैदा हो चुके हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट विच हैव नॉट बीन पेड। तो सरल भाषा में ड्यू बट नॉट पेड, ऐसे खर्चे जो ड्यू तो हो गए हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए। फिर एक आता है बेटा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस को ये लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज यानी मार्च चल रहा है, मान लो मार्च चल रहा है, 31 मार्च को हमारा बिजनेस की अकाउंटिंग बताया था क्लोज हो जाती है। अब 31 मार्च को जब हमारे बिजनेस के अकाउंट क्लोज हो जाएंगे तो इस साल मार्च में मैंने अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का किराया एडवांस में दे दिया प्रीपेड, वो इस साल का था भी नहीं, लेकिन मार्च में ही सारा का सारा लिख लोगे आप, विच इज अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि वो इस साल का खर्चा है ही नहीं, वो तो अगले साल का खर्चा था। पे आपने कर दिया लेकिन उसको रिकॉर्ड तो भी नहीं करना, उसको एडजस्ट करना चाहिए था। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये इन चारों को एडजस्ट नहीं करता। तो प्रीपेड वाला जो चीज रिकॉर्ड नहीं होनी थी वो आपने रिकॉर्ड कर दी, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थे वो इसी साल का खर्चा था, अभी आपने पे नहीं किया, पे आप अगले साल कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन था तो वही साल का खर्चा, आपने नहीं रिकॉर्ड किया। तो ये ड्रॉबैक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। अब कौन करता होगा कैश बेसिस, आज जानेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंस विच हैव बीन पेड इन एडवांस। तो प्रीपेड का मतलब होता है जो आपने एडवांस में पे कर दिया हो। एक्रूड का मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एक ऐसी इनकम जो पैदा हो चुकी है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई। मैंने किसी को 1 लाख रुपए ब्याज पे दे रखा है, हर महीने की 10 तारीख को ब्याज आना चाहिए, आज 15 तारीख हो गई, 20 तारीख हो गई, 22 तारीख हो गई, अभी तक मेरे पास ब्याज नहीं आया, तो वो मेरी एक्रूड इनकम है, इनकम ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो कैश बेसिस में इसकी कोई जगह नहीं है, ठीक है जी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी अभी आपने काम नहीं किया, कोई फ्यूचर की अभी सेल है, कोई फ्यूचर में सर्विसेज देनी है लेकिन पेमेंट आपको आज ही मिल गई। कोई स्टूडेंट आकर मेरे को कहता है कि सर अगले साल 12th में भी आप ही से पढ़ूंगा, बताओ कितने पैसे हो गए। तो मैंने कहा बेटा अभी तो तू 11th में, कहता नहीं सर मैं अगले साल भी आपसे पढ़ूंगा, सीट मिले ना मिले आपके इंस्टीट्यूट में। मैंने कहा हाँ भाई बात तो ठीक है, तो तू मेरे को पैसे दे दे। तो जब उसने मुझे पैसे दिए वो मेरे इस साल से रिलेटेड नहीं, वो मेरे आने वाले साल से रिलेटेड, उसको बोलते हैं प्री रिसीव्ड इनकम यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी होती है, ऑब्वियसली बात है, आउटस्टैंडिंग भी एक लाइबिलिटी है और ये भी एक मेरे ऊपर लाइबिलिटी है। प्रीपेड मेरे ऊपर एसेट्स होते हैं और ये भी मेरे ऊपर एसेट्स होते हैं क्योंकि हम इनको एक वैल्यू है इनकी, ठीक है ना। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये चारों के चारों शब्द जो होते हैं इसकी एडजस्टमेंट कैश बुक के अंदर, कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर फॉलो नहीं की जाती। कैश बेसिस बड़े सरल आधार पे चलता है, पैसा आया तो लिख लेंगे, गया तो लिख लेंगे, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, लेना देना नहीं है, और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करता है। क्लियर। अब हम पढ़ लेते हैं accrual basis of accounting. Under accrual basis of accounting, unlike cash basis, income is recorded as when income, वैसे देखो लिखा income is recorded as income when it is earned or accrued. 1 अप्रैल को अगर आपने सेल की है, पैसा चाहे आपको 20 अप्रैल को मिल रहा है, 1 अप्रैल को आपने सेल कर दी, आपके पास हक है उसको कॉल करके पैसा मांगने का। तो यानी जब पैसा ड्यू हो जाएगा, इनकम ड्यू हो जाएगी, तभी मांग लो, तभी आपको क्या करना है, मांग लेना है। ये होता है मांग लेना का मतलब हो गया चलो आपने उसको उधार दिया है 20 दिन का, लेकिन आपकी इनकम तो पैदा हो चुकी है तो आप उसको लिख लोगे। तो मतलब ये सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, कैश वाली भी और क्रेडिट वाली भी। एक्रूअल बेसिस का मतलब ये है कि आप तभी रिकॉर्ड कर लोगे जब ट्रांजैक्शन घट चुकी है, ना कि जब पैसा मिले, ना कि जब पैसा मिले। आपने अपने एम्प्लॉयज को 10 तारीख को सैलरी देनी थी, आपने फरवरी की नहीं दी, आपने मार्च की नहीं दी, तो पैदा तो हो चुकी है ना उनका खर्चा, आपके सर पे खर्चा पैदा तो हो चुका है ना, लाइबिलिटी तो बन चुकी है ना, उसको रिकॉर्ड कर लो। जब दोगे तब भी रिकॉर्ड कर लेना, अब भी रिकॉर्ड कर लो, कि ताकि याद रहे, एक क्लियर पिक्चर ऑफ अकाउंटिंग रिप्रेजेंट हो कि हाँ भाई इतना पैसा देना है, इतना पैसा लेना है, इतना दे दिया, इतना मिल गया, सारा कुछ रिकॉर्ड करेगा, कैश बेसिस भी करेगा और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट सेल is recognized as a sale irrespective of the fact whether amount has been received or not. ठीक है जी, अगर आपने माल बेचा तो उसको सेल उसी वक्त मान लेंगे, हाँ जी हमने माल बेच दिया, जब हमने माल बेचा।
ना कि जब पैसा मिला। कैश बेसिस में तब माना जाता है जब पैसा आएगा। 2 महीने तक पैसा नहीं आया तब तक कोई सेल की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, रिकॉर्ड तब होगा जब पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने किसी को उधार पे माल बेचा या उधार पे माल खरीदा, मैं तभी लिख लूंगा और जब पेमेंट करूंगा या लूंगा तब भी रिकॉर्ड करूंगा। जैसे क्लियर पिक्चर समझ में आती है कि हाँ जी कितना उधार है आपके ऊपर। वैसे देखो कैश बेसिस अकाउंटिंग में तो कभी भी हमारी लाइबिलिटीज का पता ही नहीं चलेगा हमको। तो सिमिलरली इफ एन एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड, खर्चा हो चुका है लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं की है, इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। तो मतलब इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है जी। अब ये करता कौन होगा और डिफरेंस जान लेते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर ना डिफरेंस ही है और कुछ भी नहीं है। पेपर में याद करके चले जाओ, पूरे नंबर आ जाएंगे, लिखित में ले लो। पेपर में इसके अलावा कुछ नहीं पूछता, लेकिन डिफरेंस थोड़ा बेसिक्स के अनुसार पढ़ना पड़ता है। किस बेस पर, तो सारे याद करते हैं क्योंकि टीचर कभी भी पूछ सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, आओ पढ़ लेते हैं डिफरेंस। सिंपल सा चैप्टर है यार, 15 मिनट का चैप्टर है ये। एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस में आता है बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यहां पर आता है ओनली कैश ट्रांजेक्शन। यहां पर इन सारी चीजों की एडजस्टमेंट की जाती है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, उनको दिखाया जाता है। प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको ट्रीट किया जाएगा। एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो होता है ये बैलेंस शीट के अंदर आपका दिखाया जाएगा, क्योंकि दोनों हमारी क्या होती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है ना, तो ये आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में यहां पर कह रहे हैं प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट एडजस्टेड। सिमिलरली accrued income, ये acquired नहीं है, accrued income and income received in advance are not adjusted, ये भी adjusted नहीं होती। ठीक है जी। तो यहां पर इन 4 शब्द का बेटा पूरा अकाउंट्स इन्हीं 4 शब्द पर भी टिका हुआ है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस यही होती हैं। अकाउंट्स ही कॉम्प्लेक्स है, सिंपल करोगे तो एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। प्रॉफिट लॉस आप खुद समझदार हो, जब हम उधार वाली ट्रांजैक्शन को कंसीडर ही नहीं कर रहे तो मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस कैसे आ जाएगा। जो मैंने उधार में माल बेचा उसमें भी तो मेरा प्रॉफिट शामिल है, जो मैं कमा चुका हूं, माना कि रिसीव नहीं हुआ। ऐसे तो मैंने मान लो किसी एम्प्लॉय को 6 महीना सैलरी नहीं दी तो मेरा प्रॉफिट तो कितना ज्यादा आ जाएगा। भाई सैलरी दी नहीं लेकिन देनी तो है, खर्चा तो पैदा हो चुका है, दोगे तो सही, तो वो लिख लेना चाहिए। तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आता है बिकॉज इट रिकॉर्ड्स, बड़ी मिस्टेक हो रखी है, इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट असाइन्ड बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। टेक्निकल नॉलेज, देखो एक्रूअल बेसिस को फॉलो करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, आपको पालन करना पड़ेगा, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, हर किसी के बस की नहीं है ये 4 ट्रांजैक्शंस को। बात इन 4 ट्रांजैक्शन की नहीं, एक्रूवल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए उसके लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है। ऑब्वियस सी बात है, कैश बेसिस के लिए भी टेक्निकल नॉलेज थोड़ी तो चाहिए लेकिन उतनी नहीं चाहिए जितनी कैश बेसिस। ये फर्क है। ये अगर इसमें इतनी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, इसमें थोड़ी चाहिए लेकिन इतनी ज्यादा टेक्निकल नॉलेज आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है कोई भी। मैं किसी को कैश बेसिस अकाउंटिंग 10 से लेकर 12 घंटे में आराम से सिखा दूंगा, लेकिन टेक्निकल नॉलेज के लिए काफी समय लगता है सिखाने में। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। फिर आता है लीगल पोजीशन। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को दर्जा दिया गया एक अच्छी अकाउंटिंग का कंपनी एक्ट 2013 में, यानी जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको तो यही फॉलो करना मैंडेटरी है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 2013 एक्ट के अंदर, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर मान्यता प्राप्त है। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये मिसाइल नहीं है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनीज एक्ट 2013 में शामिल नहीं थी। एक्सेप्टेबिलिटी, यार इतनी मिस्टेक कर रखी है बंदे ने, मतलब कंप्यूटर जी ने बहुत मिस्टेक कर दी। एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी क्या है? एक्सेप्टेबिलिटी इन द बिजनेस एट इट रिवील्स करेक्ट इनकम एंड एक्सपेंस बिसाइड एसेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये करेक्ट प्रॉफिट लॉस देता है और करेक्ट आपको एसेट्स और लायबिलिटी का वर्णन करा के देगा। कैश बेसिस के अंदर हमको लायबिलिटी का पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हम उधार वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि ये करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं देगा और ये करेक्ट आपको बैलेंस शीट तो भूल ही जाओ यार। ठीक है जी। फिर आता है रिलायबिलिटी। भाई जो चीज करेक्ट ही नहीं है उसके ऊपर विश्वास कैसे करोगे?
तो कैश बेसिस के ऊपर विश्वास किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, उधार वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ही नहीं रहा। तो अगर मैं कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं और मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिख ही नहीं रही, तो बंदा तो सोचेगा यार क्या फर्म है, इसके ऊपर कोई उधार ही नहीं है। समझ रहे हो, कोई उधार ही नहीं है इसके ऊपर, तो भैया तो गलत पिक्चर शो हो गई ना, तो इसके ऊपर क्या विश्वास करोगे। तो एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग पर विश्वास किया जा सकता है, इस पे विश्वास किया नहीं जा सकता। सूटेबिलिटी, ये किन के ऊपर सूटेबल होता है, देखो ये हर एक बिजनेस के ऊपर सूटेबल है, जिनकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी हो रही है और कैश ट्रांजैक्शंस भी हो रही है। जनरली ऐसा हर एक बिजनेस है जो क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है जी, कोई बिजनेस नहीं बचा। समझ रहे हो, मैं उस दिन जा रहा था तो ऑटो के पीछे लिखा हुआ था IVF। ठीक है जी, वो आपको पता ना IVF क्या होता है। ठीक है, तो वहां पर कह रहे हैं कि जिन दंपतियों के घर में बच्चा नहीं है तो वो IVF के जरिए 3,000 रुपये मासिक किस्तों में बच्चा घर ले जाए। मुझे इतना बुरा लगा ना यार, 3,000 की मासिक किस्तें, क्या मतलब, क्या बेच रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो। एडवर्टीजमेंट तो सेंसिबल बनाओ, एथिकल बनाओ। मतलब अब बच्चा घर किस्तों में ले जाए, मतलब फ्रिज नहीं हो गया, टीवी नहीं हो गया, मोबाइल फोन नहीं हो गया। एप्पल मोबाइल से कंपेयर कर रहे हैं आजकल हम बच्चों को, कि ठीक है आप उनके सेंटीमेंट, लेकिन यार समझ में आ रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो यार। ये काम उनको वहां पे ऑफिस में जाके बोल दो कि सर अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस मेडिकल प्रोसेस को तो हम आपको इजी EMI में दे देंगे। एक सेंसिबल तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बड़ा बड़ा ऑटो के पीछे लिखा था मासिक किस्तों में बच्चे को 3,000 की मासिक किस्तों में घर ले जाए। घर ले जाए का मतलब क्या, पड़े हुए क्या तुम्हारे पास स्टॉक। सेंसिबल, प्लीज बी सेंसिबल। तो मेरा कहने का तात्पर्य, मेरे को एकदम से बात याद आ गई तो मैं इमोशनल हो गया। तो कहानी यहां पर यह है कि हर एक बिजनेस के अंदर वो आजकल उधारी चल गई है, किस्तें बन चुकी हैं, उधारी आ चुकी है। बात समझ रहे हो, तो उधार देना और लेना अब नियम बन चुका है, वरना बिजनेस स्केलेबल होगा ही नहीं। मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऐसे हैं, बस सारे के सारे बिजनेस हैं जहां पे उधार है। बहुत कम बिजनेस ऐसे होंगे जो उधारी नहीं करते होंगे, ना उधारी देते होंगे। तो यहां पर आता है कैश बेस्ड अकाउंटिंग कौन फॉलो करता होगा, जो प्रोफेशनल है। जैसे डॉक्टर्स, इनका मोस्टली काम, जो क्लिनिक होते हैं ना, जितने भी क्लिनिक, आपने कभी भी नहीं बोला होगा सर पेट में गुड़गुड़ हो रही है, 10 लगे पड़े हैं, सुबह से 20 बारी जा चुका हूं और प्लीज मुझे दवाई दे दो, लेकिन पैसे मैं आपको अगले महीने दूंगा। ये क्या हो रहा है, कभी हुआ ऐसा। वकील को कभी नहीं बोला होगा यार मेरे को बाइज्जत बरी करा दे, पैसे मैं तेरे को बाद में दूंगा। वो बोलेगा क्या भाई मजाक चल रहा है क्या। तो इन लोगों को पैसे तो कहीं से भी लाकर देने पड़ते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो यहां पर उधारी नहीं चलती, ना आप उधार कर सकते, ना वो लेते ना वो देते। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए, आपके वकील हो गए, आपके डॉक्टर्स हो गए, जो क्लिनिक, हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा, क्लिनिक, हॉस्पिटल में भी उधार नहीं चलता वैसे तो, लेकिन आजकल वो कहते हैं शंट्स डलवा दो और किस्तों में पैसे दे दो, ऐसा भी होता है, ये ऑपरेशन करा लो। तो कहानी क्या होती है, कैश बेस्ड अकाउंटिंग सूटेबल होता है प्रोफेशनल्स पर, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर्स, सिंस दे रिक्वायर्स कंपेयर, मतलब उनको कम इंफॉर्मेशन चाहिए, उनकी इतनी ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स नेचर की नहीं होती। लेकिन जो एक बिजनेस होता है, एक व्यापारी होता है, उसको ट्रांजैक्शन थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है। क्लियर हुई बात, समझ गए। तो सूटेबिलिटी समझ में आ गई। अब आप देख लेना, मैं आपको फिर कहूं, आजकल तो ये लोग भी नहीं करते, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही ऐसे आते जो कैश बेस और एक्रूअल बेस में सपोर्ट नहीं करते, वो एक्रूअल बेसिस ही करते हैं। बाकी अब आपको बताना है कि आप अगर एक बिजनेसमैन होते तो क्या करते। ठीक है जी, ऑब्वियस सी बात है, मैं आपका आंसर खुद ही बता देता हूं, वो क्या होगा, एक्रूअल बेसिस, क्योंकि बेटर पिक्चर शो करता है बिजनेस की। बात समझ आ गई। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है कि अगर हम कैश बेसिस फॉलो करेंगे और एक्रूअल बेस फॉलो करेंगे तो हमारा प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 अशोक ने कैश में माल बेचा 3,90,000 का और उधार पे माल बेचा 1,60,000 का। उसके टोटल खर्चे थे 2,70,000, उसमें से अभी भी 80,000 उसने पे करने हैं। आपने बताना है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस हिसाब से उनका प्रॉफिट कितना, इनकम कितनी है। तो मैं बता रहा हूं पहले एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जितना पैसा आया, तुम्हारा इनकम का आता है टोटल कैश रिसीव्ड। कितना पैसा रिसीव हुआ था बेटा, कैश सेल थी 1,60,000 रुपया। ठीक है जी, सॉरी 3,90,000। कितना था बेटा, 3,90,000 रुपया कैश सेल थी। और टोटल कैश एक्सपेंसेस कितने थे, 2,70,000 में से तो आपने 80,000 पे करना है। तो आपने पे तो बेटा 190 किया होगा ना अभी। तो हमारा आंसर आ गया 2,00,000 रुपए, हमारा नेट इनकम आ गई। 2,00,000 रुपए हमारी क्या आ गई, नेट इनकम आ गई। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं एक्रूअल बेसिस पर। अगर हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होते तो क्या होता। एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे होते तो हम, आप ये देखो, टोटल
आपकी जो इनकम, टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ वेदर कैश और क्रेडिट, तो यहाँ पर 3,90,000 की वो भी सेल आएगी और 1,60,000 रुपए की उधार वाली सेल भी आएगी, माइनस जो भी आपने टोटल पे किया है 2,70,000। अभी इसमें से आपको 80,000 पे करना है, अभी आपको इसमें से 80,000 पे करना है, लेकिन हम तो ये देखेंगे कितना आपने खर्चा कर दिया। बात समझ में आ गई? तो ये आ गई बेटा हमारी लगभग 5,50,000 में से 2,70,000 आपने खर्चा है। टोटल रेवेन्यू जनरेटेड, चाहे मिला चाहे नहीं मिला, टोटल खर्चा चाहे दिया चाहे नहीं दिया, टोटल खर्चा तो यही था। तो आपका आंसर आ गया बेटा 2,80,000 रुपया। ठीक है जी, उससे ज्यादा भी आया है, ज्यादा है और अच्छा है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा ज्यादा हमेशा अच्छा होता है, मैं ये कहूंगा ये अच्छा है। ठीक है ना, चाहे कम भी हो तो भी अच्छा। ये कितना दे रहा है? 2 लाख रुपए। और भी क्वेश्चन है। विजय कंसल्टिंग कंसल्टेंट है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 4 लाख रुपए उसने कमाए, आउट ऑफ विच उसको मिल कितने गए बेटा? 3,50,000। तो 50,000 अभी लेने हैं। ठीक है जी। इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ 1,70,000 आउट ऑफ विच अभी उसने 70,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। उसको मिला था कंसल्टेंसी फीस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल के भी कोई बकाया होंगे जो उसको इस साल मिले 45,000 रुपए, और इसने 20,000 रुपए खर्चा जो पिछले साल नहीं कर पाया था आज दे दिया, आउटस्टैंडिंग होगा आज दे दिया, वो भी था। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो भैया देखो, अगर हम बात करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो टोटल कितना आया कैश बेसिस में, आपको ये देखना है कि टोटल कितना पैसा आया। आया कितना था बेटा? एक तो 3.5 लाख रुपए ये रिसीव हो गया था आपको, हाँ या ना, प्लस इसमें जोड़ दो जो आपके पास ये 45,000 रुपए ये आया था प्रीवियस ईयर का, लेना देना नहीं, पैसा आया कितना, माइनस पैसा गया कितना, 1,70,000 में से अभी भी 40 देना है, तो 1,30,000 ये आपने दिया और 20,000 रुपए आपने प्रीवियस ईयर का दिया था। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? तो ये कितना हो गया? 3,95,000 माइनस 1,50,000, तो ये हो गया 2,45,000 रुपया हो गया। कितना हो गया बेटा? 2,45,000। और यही बात अगर हम कैश बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस पर करें, तो एक्रूअल बेसिस मैंने आपको बताया था कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू करंट ईयर करता है, उसको पास्ट या फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको टोटल 4 लाख रुपए की आपने सेल की थी बेटा। ठीक है जी, सेल कितने की थी आपने? 4 लाख रुपए की, 50,000 आने कोई बात नहीं, 1,70,000 आपने क्या किए थे? खर्चा किया था। अब इसमें जो आपने पास्ट का 45,000 रुपए रिसीव किया और 20,000 रुपए पे किया, वो यहां पर कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ करंट ईयर रिलेटेड टू करंट ईयर की ही अकाउंटिंग करेगा। तो यहां पर आ गया बेटा हमारा 2,30,000 रुपया। खत्म होगी बात, फिनिश। चैप्टर में और कुछ नहीं है। तो एक्रूअल और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ज्यादा दम नहीं है, लेकिन भाई बैकबोन है ये। पहले डिसाइड करोगे तभी तो रिकॉर्ड करोगे। पहले पेन पकड़ तो लिया आपने, यू आर अकाउंटेंट, पेन पकड़ तो लिया, लेकिन आपको पहले एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं अपने बिजनेस की या मैं जिस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा हूं कैश बेसिस पे करूं या एक्रूअल पे करूं, ये अब आपका फैसला है। आप कौन सी करोगे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।